हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उत्तराखंड असिस्टेंट एग्ज़ाम में भी ये इम्पॉर्टेंट है और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही आसान और समझने के लिए भी बहुत अच्छा। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इंक्लूड्स चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड। तो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 1881। उसमें 3 इंस्ट्रूमेंट का जिक्र है। नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल, एक्सचेंजेबल। चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ये 3 है। तो इन्होंने पहले खुद ने बताया चेक, दूसरा इन्होंने नाम दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, तीसरा है प्रोमिसरी नोट। कभी कभी आप कंफ्यूज होंगे कि अगर जो भारत की करेंसी है उसमें भी लिखा होता है कि मैं वचन देता हूं कि, तो आपको किसी को लगेगा कि करेंसी नोट भी प्रोमिसरी नोट का एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं है, प्रोमिसरी नोट अलग चीज़ है। ये 3 इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट को सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज को सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है और चेक को सेक्शन 6 में डिफाइन किया गया है। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, उसमें इन तीनों को डिफाइन किया गया है। ठीक है जी, याद कर लीजिएगा, इनको धाराओं समेत याद कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सेकंड, डैश डैश डेज ग्रेस इज एडेड इन टर्म्स ऑफ द बिल्स टू कैलकुलेट द डेट ऑफ मैच्योरिटी। शुरू के क्वेश्चन कुछ आसान आएंगे, फिर मीडियम और एक आध दो टफ क्वेश्चन भी आएंगे। देखिए, जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और जब आप ड्यू डेट कैलकुलेट करने के बाद मैच्योरिटी डेट की तरफ जाते हैं तो आपको 3 दिन एज अ ग्रेस पीरियड जोड़ने होते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे देखिए, बिल के संदर्भ में परिपक्वता की तिथि की गणना करने के लिए कितने दिन अनुग्रह के तौर पे जोड़े जाते हैं? 3 दिन जोड़े जाते हैं। अब 3 किस ऑप्शन में आ रहा है? 3 इस ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका आंसर सी होगा। एक एग्जाम्पल समझिए, देखो, जैसे सपोज करो ए ने बी को माल बेचा, ठीक है, उधार माल बेचा। बी ने कहा कि मैं पैसे तेरे को 2 महीने बाद दूंगा, ठीक है, उसने कहा कि पैसे मैं 2 महीने बाद दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये बात जो आप ओरल कह रहे हो अपन इसको राइटिंग में कर लेते हैं। तो फिर क्या होगा, हमने एक बिल को ड्रॉ किया, उसने उस बिल को एक्सेप्ट किया, मतलब हमने बिल को लिखा, उसने बिल को एक्सेप्ट किया। और सपोज कर लो कि ये सौदा 1 मई को हुआ है, 1 मई 2013, पुराना कैलेंडर है तो ठीक है, 1 मई 2013 को ये सौदा हुआ। सामने वाले ने हमसे 2 महीने का टर्म मांगा। अगर इसमें 2 महीने जोड़ें सिंपली, तो 1 मई के बाद पहले 1 जून आएगा और फिर 1 जुलाई आएगा। तो वैसे तो इसकी जो ड्यू डेट होती वो 1 जुलाई होती, लेकिन इसमें 3 दिन जोड़ने का प्रोविज़न है जिसको ग्रेस डेज कहते हैं। बचपन में जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको ग्रेस मार्क्स मिले होंगे कि मान लो 36 पासिंग मार्क्स हैं, बच्चे के 34 आ रहे हैं, तो टीचर उसको 2 मार्क्स ग्रेस के दे देता था ताकि बच्चा चलो पास हो जाए। तो यहाँ पे हम सामने वाले को पेमेंट से पहले 3 दिन एज पर द रूल्स देते हैं जिसे ग्रेस डेज कहते हैं। और 1 जुलाई में 3 दिन जोड़ोगे तो 4 जुलाई इसका आंसर होगा। तो अभी अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसमें 3 दिन जोड़े जाते हैं, ये इतनी सी आसान बात है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये क्वेश्चन तो हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं क्योंकि इससे मेरे को 4 लाइनें पक्की याद हो जाती हैं। कौन सा ट्रू है कौन सा ट्रू नहीं है अभी पता लग जाएगा कि आपकी नॉलेज कितनी है। ठीक है, पहला, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द पेई। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि जैसे कहानी है, जैसे ए, बी और सी, ठीक है। सबसे पहले कहानी में आपको समझना पड़ेगा कि ए ने माल बेचा, बी ने माल खरीदा। बी पहले ओरल प्रॉमिस करेगा कि मैं पैसे दे दूंगा, मैंने कहा ओरल मत करो, हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर रहे हैं। तो ए बिल को लिखेगा, उसकी लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होगी मानो हम बी को आदेश दे रहे हों, अनकंडीशनल ऑर्डर दे रहे हों। बी उस आदेश को पढ़कर समझ के उस पर साइन करेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद ए चाहे तो ये साइन किया हुआ बिल अपने पास रखे और चाहे तो वो बिल सी को दे दे। इस कहानी में हम कहलाएंगे ड्रॉवर, जिसके ऊपर हमने बिल ड्रॉ किया वो कहलाएगा ड्रॉई, और
अगर वो बिल हमने ए ने अपने पास रखा तो हम पेई बन जाएंगे। पेई मतलब पेमेंट प्राप्त करने वाला, ठीक है। और अगर हमने वो बिल सी के फेवर में एंडोर्स कर दिया तो सी विल बी द पेई। नाउ द फर्स्ट लाइन, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द पेई। नहीं, नहीं, नॉट नेसेसरीली, ये बात पूरी तरह सही नहीं है। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, बिल्कुल सही है। देखिए, जब ए बी को माल बेचेगा तो ए की हैसियत क्या हो जाएगी? ए विल बिकम क्रेडिटर, क्योंकि ए को पैसे लेने हैं तो ए विल बिकम क्रेडिटर। और बी कर्जे में आ जाएगा, जैसे ये माल खरीदेगा तो ये कर्जे में आ जाएगा, बी बिकम डेटर्स, ठीक है। तो ये जो लिखा है कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर ड्रॉ करता है, ये बिल्कुल सही लिखा है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर ऑल कैश ट्रांजेक्शन, गलत है। बिल ऑफ एक्सचेंज की ज़रूरत जनरली क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए पड़ती है, ताकि क्रेडिट ट्रांजेक्शन स्मूथली हो जाए और बाद में किसी की नीयत बदल जाए तो वो डिसऑनर करने से डरे, तो इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। तो कैश ट्रांजेक्शन में नहीं होता। अ बिल पेबल ऑन डिमांड इज कॉल्ड टाइम बिल, नहीं। टाइम बिल में मतलब होता है आपको 2-3-4 महीने का समय मिलेगा, उतने समय के बाद आपको देना होगा। ऐसे बिल जिनको देखते ही पेमेंट करना है वो डिमांड बिल होते हैं। तो ये जो लिखा है ये भी फॉल्स है। तो इसमें जो बी स्टेटमेंट है वो ट्रू है, बी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक बार इस कहानी को वापस समझ लीजिए ताकि आपको क्लियर समझ जाए। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है? गुड्स सोल्ड बाय रमेश टू हरमन ऑन क्रेडिट। तो आप स्टोरी समझिएगा, स्टोरी लाइन समझिएगा। सोल्ड बाय रमेश टू हरमन ऑन क्रेडिट, तो ये है रमेश और ये है हरमन, ओके। तो सबसे पहला काम क्या हुआ? रमेश ने माल बेचा, हरमन ने माल खरीदा। इसके बाद क्या होगा? इन रिटर्न ऑफ परचेज कंसिडरेशन हरमन डोंट हैव द कैश टू पे, सो रमेश ड्रॉ अ बिल ऑन हरमन एंड सेंट इट टू हर फॉर एक्सेप्टेंस। हरमन ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो रमेश ने कहा कोई बात नहीं, हम आपको उधार दे देंगे। अब ये क्या करेगा? रमेश एक बिल को ड्रॉ करेगा, उसकी लैंग्वेज अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। वो बिल ड्रॉ करेगा और इसके पास साइन करने के लिए भेजेगा और ये उसे एक्सेप्ट करेगी, अपनी एक्सेप्टेंस देगी। एक बार आप स्टेटस समझ लीजिए। पहले जब बिल बनाया जाता है तो ये बंदा ड्रॉवर कहलाएगा और सामने वाली ड्रॉई कहलाएगी, सामने जो भी होगा वो ड्रॉई कहलाएगी। लेकिन जब वो बिल को एक्सेप्ट कर लेगी तो ड्रॉई बन जाएगी एक्सेप्टर। जब वो बिल को एक्सेप्ट कर लेगी तो ड्रॉई बिकम्स एक्सेप्टर। इसके बाद ये बिल साइन करके इसको लौटा देगी। रमेश कौन है? ड्रॉवर, सेलर, क्रेडिटर। हरमन कौन है? ड्रॉई, परचेजर। इसके बाद हरमन गिव्स हर एक्सेप्टेंस फ्रॉम द बिल, तो ये मैंने बता ही दिया। तो इस तरह बिल ऑफ एक्सचेंज काम करते हैं। अब यहाँ पे इसको क्या होगा? सपोज करो 2 महीने की मोहलत मिल गई। 2 महीने के बाद रमेश इसके पास आदमी भेजेगा पैसे के लिए और बिल के बदले पैसे मिल जाएंगे अगर सब कुछ ठीक रहा। सब कुछ ठीक रहने को बोलते हैं ऑनर ऑफ बिल। और अगर हरमन ने धोखा दिया, बेवफा सनम, ऐसा कुछ, हरमन अगर 2 महीने बाद पेमेंट देने से इनकार करती है तो उसे डिसऑनर ऑफ बिल कहा जाएगा, ठीक है। चलो अब आपको स्टोरी थोड़ी क्लियर और हुई होगी। इसके बाद है, हाँ, अ बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स अ और एन, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, अनकंडीशनल ऑर्डर, कंडीशनल अंडरटेकिंग, कंडीशनल ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दिया जाता है। अगर मैं रमेश और हरमन वाला एग्जांपल बताऊं तो रमेश जो है वो हरमन को आदेश देगा। लैंग्वेज कैसी होगी वो देखिएगा। जैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, फरीदाबाद 18 जुलाई 2013 को लिखा गया है। एट 90 डे आफ्टर साइट पे अगेंस्ट द सोल बिल ऑफ एक्सचेंज टू द ऑर्डर ऑफ आवर सेल द सम ऑफ ₹10,000 फॉर द वैल्यू रिसीव फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ अर्जुन एंड एसोसिएट्स। यहाँ पे क्या हुआ होगा? कहानी समझिएगा। अर्जुन ने माल बेचा होगा साहिल को, ठीक है। अर्जुन ने गुड्स बेचा साहिल को। तो अब हम साहिल को आदेश देंगे कि आज से 3 महीने बाद, ये 90 डे आफ्टर साइट का मतलब है बिल को देखने के बाद, इसमें भी आफ्टर साइट और आफ्टर डेट का लफड़ा होता है, अभी बताऊंगा। बिल पे साइन करने के 90 दिन के बाद आप हमें 10,000 का भुगतान करेंगे। इसमें ऐसा नहीं होता है कि भुगतान करेंगे अगर ऐसा हो गया वैसा हो गया, कोई कंडीशन नहीं होती है। हम उसे अनकंडीशनल ऑर्डर देंगे। और प्रतिज्ञा, अंडरटेकिंग का मतलब होता है प्रतिज्ञा। जो प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिसरी नोट में अनकंडीशनल अंडरराइटिंग होती है और बिल ऑफ एक्सचेंज में अनकंडीशनल ऑर्डर होता है।
तो यहाँ पे इसका बी सही है। बिना शर्त आदेश दिया जाता है। और जैसे कि इस कहानी में हम हैं ड्रॉवर और उसने एक्सेप्ट कर लिया या एक्सेप्टेंस की मोहर लगा के नीचे साइन कर दिया, तो साहिल हो गया इसका एक्सेप्टर। और इसके तहत बिल ऑफ एक्सचेंज के तहत आदेश दिया जाता है जो कि शर्त रहित आदेश होता है, बिना शर्त आदेश। नेक्स्ट, वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टीज दैट कैन बी देयर इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें 3 पार्टियां हो सकती हैं। जैसे अगर हम अभी वाली कहानी बात करें, एक है रमेश, एक है हरमन। रमेश ने हरमन को माल बेचा, बिल का एक्सचेंज हो गया। उसके बाद रमेश चाहे तो वो बिल खुद के पास रख सकता है और रमेश ने मान लीजिए वो बिल राजेश को दे दिया, तो राजेश कहलाएगा पेई। ठीक है, तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पक्षकार हो सकते हैं। अगर मैं फिर कहता हूँ रमेश बिल को स्वयं के पास रखेगा तो यही ड्रॉवर होगा, वो खुद ही ड्रॉवर होगा, खुद ही पेई होगा। ओके, तो ड्रॉवर, ड्रॉई एंड थर्ड पार्टी में बी देयर, दैट इज पेई। अच्छा, यहाँ पे जैसे इसका आंसर क्या है, 3 पक्ष हो सकते हैं। 3 पक्ष हो सकते हैं तो 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो आपको आंसर 2 देना है। कि मतलब मैंने जानबूझ के ABCD के बजाय 1 2 3 4 कहा। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि 3 पक्षकार हो सकते हैं, तो 3 कहाँ है, यहाँ। तो आंसर आपका ये लगेगा। ठीक है, यानी आंसर आपका बी होगा। ABCD की भाषा में समझें तो कभी कभी सिली मिस्टेक नहीं हो जाए। जो होशियार बच्चा है वो समझ रहा है कि बात मैंने क्यों बोली। कई बार इतनी सिली मिस्टेक कर देता है कि इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, और वो आंसर 2 होगा। पक्षकार 3 है। ठीक है, 3 हो सकते हैं। ठीक है, कई बार बहुत सिंपल बात बताते हुए भी डर लगता है, पता नहीं बच्चा क्या ही कमेंट कर देगी कि सर आपने क्या ही समझ रखा है हमें। बट मेरा पर्पज़ यही रहता है कि मेरे को सुनने वाला हर तरह का बच्चा है और कुछ भी ऐसी वो मिस्टेक नहीं करे, कम से कम आता हुआ क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक की वजह से गलत ना हो। वॉट विच ऑफ द, एक सेकेंड है ना, ठीक है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से क्या गलत है। अब तो आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज को हम आगे एक्सचेंज कर सकते हैं, फर्दर नेगोशिएबल। तो ये यस, नेगोशिएबल मतलब एक्सचेंजेबल। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ एक्सचेंजेबल, है ना, इंस्ट्रूमेंट। तो ये बात जो लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है। ठीक है, द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द डेटर्स, ये भी सही है। अगर हमने केवल एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, सामने वाले ने उसे साइन ही नहीं किया, तो फिर उसका कोई तुक नहीं है, तो ये सही है। देयर कैन बी 3 पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज, द ड्रॉवर, द एक्सेप्टर एंड द रिसीवर, ये बात भी सही है, बिल्कुल सही है। 3 पार्टी हो सकती हैं। ओरल बिल ऑफ एक्सचेंज इज वैलिड, नहीं, मौखिक का तो कोई मतलब ही नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज में राइटिंग में ही होता है। आप बिल ऑफ एक्सचेंज की कुछ खासियत बात कर लीजिए। बिल ऑफ एक्सचेंज में सामने वाले को अनकंडीशनल ऑर्डर दिया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा राइटिंग में होता है और पहले इसका जो ड्रॉवर या मेकर होता है वो बिल को बनाएगा, उस पर अपने साइन करेगा, फिर सामने वाले के साइन करने के लिए भेजेगा या वो सील लगा के देगा एक्सेप्टेड। और ये बिल का पेमेंट या तो वो खुद लेगा, ड्रॉवर खुद लेगा, या अगर हमने वो बिल किसी को दे दिया, जैसे अभी कहानी में रमेश ने बिल राजेश को दे दिया, तो राजेश को बोलेंगे एंडोर्सी को होगा। या हम उसे ये भी कह सकते हैं कि तेरे पास जो बिल लेके आए तो उसको पैसा दे देना, जो वाहक है, बियरर है, उसको पेमेंट कर देना। तो इसका पेमेंट इनमें से किसी को भी हो सकता है, हमें भी, हम जिसके हाथों बिल रवाना करें उसको भी, या अगर हमने बिल किसी के फेवर में एंडोर्स कर दिया है तो उसे भी। और ये के अंदर स्पेसिफाई होती है कि कितना पेमेंट होगा, अमाउंट तय होता है और लगभग टाइम या डेट भी तय हो जाती है कि आप इस दिन भुगतान करेंगे, इतने टाइम भुगतान करेंगे, और ये बिल मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई। एज सुन एज ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल, ही बिकम्स एक्सेप्टर ऑफ द बिल। ठीक है, आपको बातें समझ में आ रही हैं। मौखिक विनिमय वित्तपत्र वैध होता है, ये बात गलत है, ये फॉल्स था। डी आंसर होगा यस। नेक्स्ट, ऑन 1 मई 2025 विवेक ड्रॉज अ बिल ऑन भास्कर फॉर 3 months इट्स ड्यू डेट। अब सपोज करो 2 पक्षों के बीच में सौदा हुआ। मैं हमेशा जब भी समझाऊंगा ना तो मैं बड़ी पार्टी को इस तरफ रखूंगा और जो कमज़ोर पार्टी होगी उसको मैं इस तरफ रखूंगा।
ठीक है, इस कहानी से आप समझ जाओगे कि थोड़ा सा और इसको समझाने के लिए आप यूँ भी कर सकते हैं, ये बड़ी पार्टी है और ये थोड़ी सी छोटी पार्टी है। हमने माल बेचा और हमने माल बेचा 1 मई को, और सामने वाले पे हमने एक बिल ड्रॉ किया और उस पे हमने 3 महीने की मोहलत दी। तो आप बताओ 3 महीने कब पूरे होंगे? 1 मई के बाद 1 जून आएगा, 1 जुलाई आएगी, 1 अगस्त आएगा। तो पहले तो 1 अगस्त आएगा। कुछ लोग टेक्निकल चलते हैं, वो बोलते हैं कि ये जो 1 अगस्त आती है इसको ड्यू डेट बोलेंगे, और इसके बाद इसमें 3 दिन जोड़ेंगे जो अनुग्रह के हैं, ग्रेस डेज हैं, और उसके बाद ये जो 4 अगस्त आएगा इसे हम बोलेंगे मैच्योरिटी डेट, परिपक्वता तिथि। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4 अगस्त 2025। ये है आपकी ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट, है ना। तो इसलिए अपन इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे कि ये जो आया ये ड्यू डेट है और मैच्योरिटी डेट। कुछ लोग ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट को सिनोनिम मानते हैं। कुल मिला के आपको 3 दिन अनुग्रह दिवस जोड़ के ही आंसर बोलना है। 4 अगस्त इसका आंसर होगा। इसके बाद ये प्रैक्टिस शीट में लिखी हुई है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस कर लेना। मैं एक बार आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे पहला बिल ऐसा है जो 31 जनवरी 2020 को लिखा गया, उस पर तारीख डली हुई है 31 जनवरी 2020। सामने वाले ने उस पर साइन किया 2 फरवरी को, 2 दिन बाद उसने साइन किया। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? पेबल 1 मंथ आफ्टर डेट। तो आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि 1 महीना कहाँ से गिना जाएगा, 2 फरवरी से गिना जाएगा या 31 जनवरी से गिना जाएगा। लेकिन जिसमें लिखा होता है ना आफ्टर डेट, तो उसमें यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से आपको 1 महीना काउंट करना है। तो 31 जनवरी में आप 1 महीना जोड़ोगे तो 31 फरवरी आएगा। अब कुछ बच्चा गलती क्या करेगा, वो ये कहेगा कि 31 फरवरी का मतलब सर मैं 2 फरवरी समझ लूँ या 3 फरवरी समझ लूँ। नहीं, 31 जनवरी में 1 महीना जोड़ा तो समझो 31 फरवरी आया, और 31 फरवरी में आप 3 दिन जोड़ोगे तो 3 मार्च आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 मार्च होगा। ठीक है, आपको समझ नहीं आया? मैं एक और बताता हूँ। सपोज कीजिए आपने 29 जनवरी में कोई बिल आपने ड्रॉ किया और सामने वाले ने उसे 3 फरवरी को एक्सेप्ट किया। यहाँ पे लिखा है 30 डेज आफ्टर डेट, इसमें भी लिखा है 30 डेज आफ्टर डेट। तो कहाँ से काउंटिंग शुरू होगी? आपकी यहाँ से डेट ऑफ ड्राइंग से काउंटिंग शुरू होगी। कि काउंटिंग सर कैसे होगी? देखो अभी आप खड़े हो 29 जनवरी पे, आपको कितने यूटिलाइज करने हैं? 30 दिन। तो सबसे पहले तो आप 2 दिन यूटिलाइज करो, 2 दिन तो आप यूटिलाइज करो जनवरी के। जनवरी के यूटिलाइज करने के बाद तुम्हारे पास बचेंगे 28 दिन, वो 28 दिन आप यूटिलाइज करो फरवरी के। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपके 30 दिन यूज़ हो गए। अब आपको 3 दिन देने ग्रेस के। तो एक तो ग्रेस में जाएगा 29, क्योंकि 2020 लीप ईयर है, लीप ईयर है तो वहाँ पे फरवरी 29 डेज़ का होगा। तो एक दिन तो आपका चला जाएगा 29 फैब में, एक आपका दिन जाएगा 1 मार्च में, और एक दिन जाएगा आपका 2 मार्च में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2 मार्च। 2 मार्च इन्होंने गलत दिया है, इन्होंने ये गलत दिया हुआ है। इसका जो आंसर होगा वो 2 मार्च इसका आंसर बनेगा। ठीक है, एक और बात बता दूं, जैसे यहाँ लिखा है 3 मंथ, ओ ये वाला 2 मंथ आफ्टर साइट, इसमें क्या होगा? जैसे आपने 28 सितंबर को एक बिल ड्रॉ किया, सामने वाले ने उसे 1 अक्टूबर को साइन किया, तो इसमें चूंकि लिखा है 2 मंथ आफ्टर साइट, तो आपके 2 महीने यहाँ से शुरू होंगे। तो 1 अक्टूबर में आप 2 महीने जोड़ोगे तो 1 नवंबर आएगा, 1 दिसंबर आएगा, 1 दिसंबर में 3 दिन जोड़ोगे तो 4 दिसंबर आएगा। तो इसका आंसर 4 दिसंबर होगा। मैं छठे बिल की बात कर रहा हूँ, इसका आंसर 4 दिसंबर होगा। तो आप ये सारे सॉल्व कीजिएगा। आपको किसी में दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द ड्यू डेट ऑफ अ बिल रिटर्न फॉर 3 मंथ ऑन 12 मई 2025। आप सपोज करो 12 मई को एक बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी 12 मई को सौदा हुआ, हमने बिल लिखा, सामने वाले ने हमसे 3 महीने की मोहलत मांगी। तो 12 मई में आप 3 महीने जोड़ोगे तो पहले आएगा 12 जून, फिर आएगा 12 जुलाई, फिर आएगा 12 अगस्त। यहाँ पे आपके 3 महीने हो गए। इसमें आप 3 दिन जोड़ोगे ग्रेस के तो आएगा 15 अगस्त। 15 अगस्त चांस की बात है कि आज जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज 15 अगस्त ही है, और 15 अगस्त आएगा, लेकिन इस दिन पब्लिक हॉलिडे होता है, तो इस केस में आपको एक दिन माइनस करना है। आपका आंसर होगा 14 अगस्त 2025। आपको याद रखना है कि अगर ड्यू डेट के दिन, डेट ऑफ मैच्योरिटी के दिन
पब्लिक हॉलीडे होगा तो ड्यू डेट एक दिन पहले मानी जाएगी, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे होगा तो एक दिन पीछे मानी जाएगी। तो अभी 15 अगस्त पहले से ही हमें पता होता है, वेरी वेल नो, हमको पता है कि आज पब्लिक हॉलीडे है, तो इसका आंसर 14 अगस्त होगा। बी इसका आंसर होगा। आपको पब्लिक हॉलीडे में जो आपका आंसर आने वाला है उसमें से एक माइनस करना है। इन दिनों का खास याद रखिएगा, एक तो 15 अगस्त का, एक आप याद रखिएगा 26 जनवरी का, एक आप याद रखिएगा 2 अक्टूबर का, और अगर क्वेश्चन में वो हिंट कर दे कि संडे है, ठीक है, पब्लिक हॉलीडे कौन सा होगा वो राजकीय जो आपका गजट होता है, गजट नोटिफिकेशन होता है, उसमें आ जाया करता है। इस क्वेश्चन का आंसर 14 अगस्त रहने वाला है। ठीक है जी, इसका आंसर देख लीजिए, यस बी इसका आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स के स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेके आए हैं। ये कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आपको प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करना होगा। उस कोर्स में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। अगर आप एक ही बार में अगर अपना स्कूल लेक्चरर एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको जरूर ये कोर्स लेना चाहिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोज मिलेंगे। अगर इस कोर्स में ऑलमोस्ट 60 चैप्टर्स हैं तो हर चैप्टर पे हमने 5-5, 6-6 वीडियोस बना रखे हैं जो आपको मिलेंगे, ताकि उस चैप्टर को आपको पूरा समझ में आ सके कि उस चैप्टर में है क्या। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस व्हाइट बोर्ड पे कराए गए हैं, इसके अलावा थ्योरी लेक्चर्स के वीडियोस भी दिए गए हैं। चैप्टर होने के बाद प्रैक्टिस के लिए हर चैप्टर के 100 से ज्यादा एमसीक्यू कराए गए हैं, कहीं कहीं तो 200 या 300 एमसीक्यू भी हैं। मिनिमम हर चैप्टर के 100 एमसीक्यू दिए गए हैं। इसके अलावा सारा कोर्स हो जाने के बाद प्रैक्टिस के लिए या एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए 50 सैंपल पेपर्स दिए गए हैं। एक सैंपल पेपर में 150 एमसीक्यू हैं, टोटल 7500 एमसीक्यूज आर देयर। इसके अलावा हर चैप्टर के नोट्स हमने दिए हैं। ये नोट्स और सारे एमसीक्यू हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी हैं, तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज से हैं कोई बैरियर नहीं है, आप आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। कोर्स लेने के बाद बाय द वे ऐसा होगा नहीं, पर बाय द वे अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो 5 दिन के अंदर आप मनी बैक गारंटी ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपकी फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी। जस्ट आपको 5 दिन कोर्स को लेके देखना है, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो पूरी फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। इसके अलावा ये सारा कंटेंट रिकॉर्डेड फॉर्म में है। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप जो डाउट भेजेंगे शाम तक होते होते उसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिल रिटर्न फॉर 3 मंथ आफ्टर साइट। अब के बाद देखो वर्ड साफ लिखा है, 3 मंथ आफ्टर साइट, इसका मतलब है देखने के 3 महीने बाद, यानी आपका जो टिक टिक काउंट शुरू होगा वो देखने के यानी बिल को एक्सेप्ट करने के 3 महीने बाद से शुरू होगा। ऑन 29th of June 2025 एंड एक्सेप्टेड ऑन 1st जुलाई। अच्छा, बिल रिटर्न तो है 29 जून को और बिल एक्सेप्टेड है 1 जुलाई को। ठीक है, तो अपन एक कहानी बना लेते हैं कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। सबसे पहले 2 पार्टीज़ के बीच में कुछ गुड्स वगैरह या लोन वगैरह का एक्सचेंज हुआ होगा, बदले में सेफ्टी के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज राइट हुआ होगा। 29 जून को बिल लिखा गया, इसे अपन लिखते हैं ड्रॉन, और उसके बाद सामने वाले के पास हमने भिजवाया, उसने जो उसके ऊपर साइन किया जिसको एक्सेप्ट करना बोलते हैं, वो उसने 2 दिन बाद किया, 1 जुलाई को उसने बिल पे साइन किया। चूंकि इस क्वेश्चन में लिखा है 3 महीने का समय होगा, इसको टर्म बिल बोलते हैं। टर्म बिल या मुद्दती बिल, एक मुद्दत होती है, एक अवधि होती है, इसमें हमने उसको 3 महीने की अवधि दी है। लेकिन ये मैटर करता है 3 महीना कब से, 3 मंथ आफ्टर साइट, देखने के 3 महीने बाद। तो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ 3 महीने नहीं जोड़ने हैं, आपको 3 महीने यहाँ जोड़ने हैं। जब आप 1 जुलाई में 3 महीने जोड़ेंगे, जैसे मैं आपको जोड़ के बताऊँ, 1 जुलाई में 3 महीने तो 1 अगस्त आएगा, 1 सितंबर आएगा, 1 अक्टूबर आएगा, और 1 अक्टूबर में आप 3 दिन ग्रेस जोड़ेंगे तो आपका 4 अक्टूबर आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 अक्टूबर 2025। इस क्वेश्चन का आंसर डी रहेगा। ठीक है, तो आपको हमेशा जब भी बिल का टर्म देखो तो आप देख लेना, बिल इज़ ड्रॉन आफ्टर साइट, अगर देखने के बाद है तो आपको एक्सेप्टेंस से दिन काउंट करने हैं, और अगर व्हेन बिल इज़ ड्रॉन आफ्टर डेट तो फिर आपको
लिखने की डेट से दिन काउंट करने हैं, इसीलिए इससे जो पहले वाली प्रीवियस स्लाइड के क्वेश्चंस थे वो सारे आप अच्छे से सॉल्व कर लेना। 3 दिन ग्रेस के होते हैं वो हम जोड़ते ही हैं। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बातें लिखी हुई थी ना, आप स्क्रीनशॉट लेके कर दिया करो या हमको पीडीएफ के लिए बोल दिया करो। हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है। वैसे भी अभी हमने ऑन डिमांड वीडियो सीरीज़ चला रखी है लगभग। मेरे पास जो भी व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं या हमारे ऐप पे जो चैट होती है कि सर आप इस पे वीडियो बना दो वगैरह, तो फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से आपकी, तो ये ऑन डिमांड चैप्टर हैं। इसके अलावा भी किसी ऐप चैप्टर की डिमांड हो तो आप नीचे कमेंट पे लिख दिया करो या मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर दिया करो, ठीक है जी। चलिए ओके, नेक्स्ट, दिस इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती है? हमने अभी विशेषताएं देख ली थी। ये राइटिंग में होना चाहिए, हाँ। ये इस पे डेट लगी होनी चाहिए, हाँ। ये एक ऑर्डर टू पे है, यस। इट इज़ अ प्रॉमिस टू पे, नहीं। प्रॉमिस टू पे जो खासियत होती है वो होती है प्रॉमिसरी नोट की। आप इस चैप्टर में वैसे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक देखो, आप ये भी समझिएगा कि सिलेबस किसे किस तरह से समझा जाता है। अगर सिलेबस में है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 तो वो एक बड़ा टॉपिक हो जाता है। फिर उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, सबके नियम आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे इस टॉपिक का नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो फिर जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल ऑफ एक्सचेंज के राउंड राउंड आएंगे, फिर चेक वैक की तरफ वो ज़्यादा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये होता है। फिर भी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में क्या अंतर होता है ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं अभी बस आपको एक छोटी बात बताता हूँ। जैसे एक व्यक्ति है आर और एक पर्सन है एम। आर बड़ा आदमी है, एम छोटा आदमी है। क्वेश्चन में बड़ा छोटे का मतलब है ये माल बेचेगा, ये माल को परचेज करेगा। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज आर ड्रॉ करेगा। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज यानी आदेश देने की हैसियत है, इस क्वेश्चन में आदेश देने की स्थिति में है तो वो आर है। और एम की हैसियत क्या है? एम इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा कि जी हुजूर मैं पैसे दे दूंगा। हम यहाँ से बोलेंगे मोहन आज से 3 महीने बाद आप हमें पैसे देंगे, जिसका भुगतान आपको प्राप्त हो चुका है, आप 3 महीने के बाद भुगतान करेंगे। तो ये यहाँ से कहेगा जी हुजूर भुगतान करेंगे, तो ये एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर सपोज करो दूसरी कहानी बताएं, अगर मोहन, या फिर लैंग्वेज ऐसी होगी, मोहन ये बोलेगा कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं 3 महीने के बाद 50,000 रुपये दे दूंगा। तो प्रतिज्ञा कौन करता है? प्रतिज्ञा करता है डेटर, कमज़ोर पार्टी। क्वेश्चन की जो कमज़ोर पार्टी होती है, खरीदार पार्टी होती है, अगर प्रॉमिसरी नोट बना रहा है तो ये पार्टी प्रॉमिसरी नोट बनाएगी। एक बात में बात ख़त्म करूँगा। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? क्रेडिटर। आदेश कौन देता है? क्रेडिटर। कसम कौन खाता है? प्रतिज्ञा कौन करता है? डेटर। ठीक है, बाकी इनमें ये आप सारे अंतर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो फिर बहुत सारी लंबी हो जाती है ना, इसलिए थोड़ा सा आप खुद पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर, तो ये तो लड्डू सा क्वेश्चन पता नहीं क्यों अब आ गया। ड्रॉवर होता है, ड्रॉई होता है, पेई होता है, ऑल ऑफ द अबव, यस ऑल ऑफ द अबव। हाँ, इसमें मुझे हिंदी समझानी थी। ड्रॉवर को पॉपुलरली हिंदी में लेखक कहा जाता है, लेकिन अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखेंगे ना तो वहाँ ड्रॉवर की जो हिंदी लिखी हुई है वो है लेखीवाल। केजरीवाल नहीं, केजरीवाल नहीं, लेखीवाल। और ड्रॉई की हिंदी में मुझे भी बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, ड्रॉवर ड्रॉई बोला जाता है। ड्रॉई की जो, और ड्रॉई जब बिल को स्वीकार कर लेता है तो वो स्वीकारक बन जाता है। तो स्वीकारक काफ़ी पॉपुलर हिंदी वर्ड है, लेकिन जो वहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वर्ड है ड्रॉई के लिए एग्जैक्टली वो है ऊपरवाल। तो लेखीवाल, लेखी तो समझ में आ रहा है, लिखने वाला, और जिस पर वो बिल लिखता है उस पर उसको बोलेंगे ऊपरवाल। इस कहानी में देखो, ये एक अंकल दिख रहे हैं आपको और ये एक आंटी दिख रही हैं। सबसे पहले इस अंकल ने इस आंटी को माल बेचा, तो ये अंकल अब बिल लिखने की तैयारी करेंगे। ये हो गए ड्रॉवर, जिस पे बिल लिखा जाएगा आंटी पे वो हो जाएगी ड्रॉई, और उसके बाद जब ये बिल पे साइन कर देगी तो ये आंटी बन जाएगी एक्सेप्टर। और ये अंकल बिल को अपने पास रख सकते हैं, ये चाहें तो बिल की डिस्काउंटिंग करा लें। अगर बिल की डिस्काउंटिंग कराने का मतलब है इन्होंने बैंक से पैसा उठा लिया, जैसे सपोज करो इस आंटी ने कहा कि मैं पैसा 3 महीने बाद दूंगी, लेकिन इन अंकल को पैसे की ज़रूरत अभी है या 1 महीने बाद ही ज़रूरत पड़ गई,
तो ये 1 महीने बाद बिल की डिस्काउंटिंग करा सकते हैं। जैसे मान लो 5 लाख का बिल है, तो 5 लाख के बदले में ये वहाँ से 4,80,000 रुपये लेके आ जाएंगे। 20,000 का मान लो नुकसान खा लेंगे, 20 है तो कुछ ज़्यादा ही कर दिया नुकसान। 4,95 मान लो, 4,95 लेके आ गए, तो 5,000 का नुकसान होगा, उसे डिस्काउंटिंग कहेंगे। हमारा बिल इसके पास पहुंच गया है। नाउ जब भी ड्यू डेट आएगी तो पेमेंट किसको प्राप्त होगा? बैंक को प्राप्त हो जाएगा, तो बैंक बन जाएगा पेई। ठीक है, तो ये तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में मैंने बताया ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई। एक ऐसे ही बात आप चेक के लिए समझो। जैसे आप समझो मेरा नाम वी है, और जब मैं उमेश को चेक देता हूँ तो क्या होता है? जब मैं उमेश को चेक देता हूँ तो चूंकि चेक मैंने काटा है, तो मैं तो हो गया बिल का लेखक, और मैंने चेक किस पे काटा है? बैंक पे काटा है, बैंक पे काटा है, और इसका पेमेंट किसको प्राप्त होगा? उमेश को। तो उमेश हो जाएगा पेई, जिस पे चेक काटा जाएगा, जिसके ऊपर ड्रॉई, ऊपर वाल जिसके ऊपर काटा जाएगा वो हो जाएगा बैंक। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बैंक के मामले में ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई थोड़े से अलग होते हैं। चेक काटने वाला ड्रॉवर, जिस बैंक पे चेक काटा जाता है ड्रॉई, जिसको उसका पेमेंट प्राप्त होता है वो होता है पेई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, रिफ्यूजल बाय द एक्सेप्टर टू मेक पेमेंट ऑफ द बिल ऑन द मैच्योरिटी डेट इज कॉल्ड। ये लो गजब हो गया। मान लीजिए एक बड़ा पक्षकार है, उसका नाम है आर, और एक ये है छोटा पक्षकार, इसका मतलब इसका नाम रख लेते हैं राम, और इसका नाम रख लेते हैं लक्ष्मण। रियल वाले राम लक्ष्मण भगवान जी नहीं है, एक कहानी को समझने के लिए राम और लक्ष्मण है। राम ने कभी लक्ष्मण को माल बेचा, ऑब्वियस सी बात है लक्ष्मण ने माल खरीदा। इसके बाद राम ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। लक्ष्मण ने 3 महीने की मोहलत मांगी थी, 3 महीने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। सपोज करो आज 16 अगस्त कर लेते हैं, 16 अगस्त को एक सौदा हुआ। 3 महीने का समय कब पूरा होगा? 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 19 नवंबर। 19 नवंबर को पेमेंट देने की बात है, क्योंकि ये है डेट ऑफ मैच्योरिटी। 5 लाख रुपए का माल बेचा गया था। बिल किसके पास है? राम के पास है। राम वो बिल लक्ष्मण के पास भिजवाएगा अपने नौकर के हाथों, सर्वेंट के हाथों, कि लक्ष्मण 3 महीने का समय पूरा हुआ, 3 दिन ग्रेस के भी आपको मिल गए, अब आप भुगतान कीजिए। लक्ष्मण कहता है मैं तो नहीं देता भुगतान। 2 तरह की लैंग्वेज होती है, सॉरी सर मैं नहीं दे सकता, मेरे पास पैसा ही नहीं है। और एक लैंग्वेज दादागिरी वाली होती है, नहीं देता पैसे, करना है जो कर लो। दोनों ही हालातों में इसको कहेंगे डिसऑनर। ऑनर करना मतलब होता है इज्जत करना, डिसऑनर मतलब होता है बेइज्जती करना। हिंदी में इसको बोलते हैं अनादरण करना, अप्रतिष्ठा। उसने अप्रतिष्ठा हमारी नहीं की है, उसने खुद की ज़बान की वैल्यू नहीं रखी। उसने खुद राइटिंग में साइन करके कहा था कि एक तरह से हमने उसको आदेश दिया था, उसने माना था कि हाँ वो भुगतान कर देगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा कि अगर परिपक्वता की तिथि पर, मैच्योरिटी की डेट पे स्वीकार करता बिल के भुगतान को इनकार कर देता है, तो इसे कहा जाता है डिसऑनर ऑफ बिल। इसका ना अनादरण, अनादरण भी बोलते हैं, या अप्रतिष्ठित होना भी कहा जाता है। कि सर इसका मतलब सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया? नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि वो दिवालिया हो गया इसलिए नाटक कर रहा हो। दिवालिया नहीं होने की वजह से भी बहुत सारे नाटक होते हैं। कैश का क्रंच होना, नीयत खराब होना, ऐसा कुछ भी रीज़न हो सकता है। ए इसका आंसर रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस पेड एट द टाइम ऑफ डैश डैश ऑफ अ बिल। ये उसी क्वेश्चन का दूसरा समझने का तरीका है। जैसे कि मैंने कहानी में बताया, राम था, लक्ष्मण था, वहाँ तक की कहानी समझ गया कि हमने आदमी भेजा और इसने भुगतान करने से इनकार कर दिया। 19 नवंबर की बात है, इसने भुगतान करने से इनकार कर दिया। अब राम क्या करेगा? राम ये करेगा कि राम एक वकील को अप्रोच करेगा। ये वकील ऐसा होगा नोटेरी पब्लिक, नोटेरी पब्लिक वकील को के पास ये अप्रोच करेगा, उसे सारी बात बताएगा कि ऐसे ऐसे हुआ और लक्ष्मण हमारा पेमेंट नहीं दे रहा। अब वकील साहब क्या करेंगे? वो लक्ष्मण को एक नोटिस भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे कि आप क्या मेरे क्लाइंट का भुगतान नहीं कर रहे हैं, और वाकई में अगर ये भुगतान नहीं करेगा तो फिर आप समझ लो कि मैटर अब कोर्ट में जाने की तैयारी चल रही है। तो क्वेश्चन ये था कि नोटिंग चार्जेस आर पेड एट द टाइम ऑफ,
नोटिंग चार्जेस डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस नोटेरी वर्ड से निकला है और ये शब्द आपको डिसऑनर के समय काम आएगा। अभी एक और बात बता दूं, अभी हाल फिलहाल अगर ये बिल थोड़ी देर पहले आपको पता ही है राम के पास था, तो नोटेरी चार्जेस का जो नोटिंग चार्जेस होगा इसका भुगतान अभी हाल फिलहाल राम को करना पड़ेगा, लेकिन अंततः इसकी वसूली ड्रॉई से की जाएगी। तो आप याद कीजिएगा कि कभी भी डिसऑनर का कोई क्वेश्चन होगा तो अंततः उसकी जो वसूली होगी वो ड्रॉई से की जाएगी। अभी ये नहीं है, फिर भी डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या होते हैं और नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं इन दोनों में आप अंतर पढ़ लीजिएगा। जब हम बैंक से पैसा उठा लेते हैं समय से पहले तो उसे डिस्काउंटिंग चार्जेस कहते हैं, और जब बिल डिसऑनर हो जाता है तो उस समय जो भी बिल का होल्डर होगा वो लॉयर को जो फीस पे करेगा वो नोटिंग चार्जेस होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सी, हाँ, नेक्स्ट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन और, X draws a bill on Y for ₹20,000 for 3 months on January 1st 2025। आप क्वेश्चन में हम कहानी समझ रहे हो, जैसे ही कहानी शुरू हो आप समझ जाया करो बड़ा पक्ष कौन है, छोटा पक्ष कौन है। बड़ा पक्ष X है, हमने Y पे बिल लिखा। उसके बाद क्या हुआ, द बिल इज़ डिस्काउंटेड विद द बैंकर एट ए डिस्काउंट ऑफ 500। उसके बाद X ने उसका पैसा बैंक से जल्दी उठा लिया, 20,000 की जगह हमने 19,500 रुपये उठाए। अगली स्लाइड में मैं आपको एंट्रीज बता दूंगा। एट द मैच्योरिटी पे बिल रिटर्न डिसऑनर, इसका मतलब ये हुआ कि जब बैंक वाले वाई के पास पहुंचे तो वाई ने पेमेंट करने से इनकार कर दिया। नोटरी चार्ज है 200 रुपये, 200 रुपये उल्टा बैंक वालों को देने पड़े। इन द बुक्स ऑफ एक्स फॉर डिसऑनर द बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय। इसमें आपसे अमाउंट पूछा है कि बताओ क्या होगा, पर मैं आपको ये पूरा ही समझाना चाहता हूँ तो मैं आपको एंट्रीज के थ्रू समझाता हूँ। अगली साइड में अपन एंट्रीज समझते हैं क्या क्या होगा, फिर अपन इसके आंसर पे बात करेंगे। ओके, अच्छा वो रह गया है प्रिंट होना, ठीक है, ओके। चलिए, तो सबसे पहले आप ये क्या होगा, अगर मैं आपको समझाऊं, ये x है और ये आपका y है और यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई नहीं है इस क्वेश्चन में, बैंक की अकाउंटिंग हम नहीं करते। सबसे पहले हमें BR मिला तो हम एक एंट्री करेंगे BR to Y। हमें बिल मिला वो 20,000 का था। हमारे लिए जो BR होता है वो सामने वाले के लिए BP होता है, तो उसने एक एंट्री करी होगी X to BP। हमारे लिए जो BR है वो सामने वाले के लिए BP है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम बैंक के पास गए थे तो हमने एंट्री इस तरह से करी होगी, बैंक, ये DR, डिस्काउंट DR टू BR। किस तरह किस चीज़ की एंट्री है, आपने उसको कैश करा लिया, एन कैश करा लिया, भुना लिया। 20,000 के बदले 19,500 रुपये हमें हमारे अकाउंट में आए। हमने बैंक को कहा सर ये बिल रखो, हमें आप 19,500 रुपये दे दो। तो हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, 500 रुपये हमारे कट गए और बिल हमारे हाथ से चला गया। जब हम बिल की डिस्काउंटिंग कराते हैं तो ये पक्षकार कोई एंट्री नहीं करेगा, ऐसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे कि हम बिल के साथ क्या कर रहे हैं। अब इसके बाद ये है कि हुआ क्या होगा, जैसे बैंक है, जब भी टाइम पूरा होगा तो बैंक ने वाई के पास पेमेंट के लिए आदमी भेजा, लेकिन वाई ने पेमेंट नहीं किया। तो मैं आपको बता दूं बैंक वाई को कुछ नहीं बोलेगा और वो सारा गुस्सा हमारे ऊपर निकालेगा। और सारा गुस्सा निकालने से मतलब ये है कि बैंक हमारे पैसे काटेगा। थोड़ी देर पहले बैंक ने हमारे खाते में पैसे डाले थे, अब बैंक डिसऑनर के दिन हमारे खाते में से पैसे काटेगा तो हमारा बैंक बैलेंस जाएगा नीचे। और ये किसकी वजह से हुआ, ये वाई की वजह से हुआ, तो हम इसके लिए ज़िम्मेदार वाई को ठहराएंगे। बैंक हमारे खाते में से कितने रुपए काटेगा, 20,000 तो वो बिल के काटेगा और 200 रुपये वो अपनी जेब से दे के आया है वो भी काटेगा, तो 20,200 रुपये की एंट्री होगी। अच्छा, ये जो पार्टी है जिसको हम कमज़ोर पार्टी कहते हैं, कमज़ोर पार्टी ने पहले एंट्री करी थी X to BP। जैसे ही डिसऑनर होगा तो रिवर्स एंट्री पास होगी। रिवर्स एंट्री में BP आएगा ऊपर, NC नोटिंग चार्जेस आएंगे ऊपर, 2 आएगा X, ठीक है। तो Y की पुस्तकों में ये 20,000 और ये 200 और ये 20,200 रुपये की एंट्री होगी। तो क्वेश्चन ये था कि जब ये बिल डिसऑनर हो गया तो जो 200 रुपये है उस 200 रुपये के लिए बैंक खाते को कितनी राशि से क्रेडिट किया जाएगा, तो 20,200 रुपये से क्रेडिट किया जाएगा। इसका आंसर C होगा, ठीक है जी।
उत्तराखंड के कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जबरदस्त मौका है सरकारी नौकरी पाने का। उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम सहायक लेखाकार परीक्षा 2025। लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से सिलेक्शन नहीं होता, उसके लिए चाहिए होती है स्मार्ट प्रैक्टिस। मैं हूँ सीए विशीर छतवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज। 20 साल से कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ और मैं आपके लिए लाया हूँ एक पावरफुल प्रैक्टिस सीरीज। इसमें आपको मिलेंगे 50 सैंपल पेपर्स और हर चैप्टर के एमसीक्यू, और ये सारा कंटेंट हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी होगा। और इसकी कॉस्ट है मात्र 499। तो पछताना ना पड़े कि थोड़ा और मेहनत करता तो सिलेक्शन हो जाता। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें, कॉमर्स पॉइंट ऐप डाउनलोड करें और अभी अपनी तैयारी शुरू करें। तो ये वो जो एंट्री मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले हमें BR मिला, तो एंट्री हमने करी BR टू Y, फिर हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक डिस्काउंट टू BR। उसके बाद जब पेमेंट नहीं होगा तो बैंक हमारे खाते में से पैसा काटेगा, तो बैंक नीचे आएगा। इसके लिए हम Y को जिम्मेदार ठहराएंगे, Y को हम वापस से डेबिट करेंगे, जिसको हमने पहले गलती से क्रेडिट कर दिया था एक तरह से, तो उसको डेबिट करेंगे और बिल के पैसे और नोटरी चार्जेस उसी से रिकवर किए जाएंगे। तो 20,200 रुपये से एंट्री होगी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द ट्रांसफर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द होल्डर टू एनी अदर पार्टी बिफोर इट्स ड्यू डेट इज कॉल्ड। वेल, एक बहुत आसान सी बात समझो। ये एक भाई साहब हैं, इन्होंने किसी को माल बेचा, इनके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, और मान लीजिए कि 16 अगस्त को इनको बिल ऑफ एक्सचेंज मिला और 19 नवंबर को इसका पेमेंट होना है। तो इनके पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ये है कि ये बिल को अपने पास रखें, ये 3 महीने 3 दिन वेट करें, खुद के पास बिल को रखें, उसको बोलते हैं बिल को मैच्योरिटी तक होल्ड करें। दूसरा जो मैंने अभी बताया आपको, आप चाहें तो बैंक में चले जाइए और ये पैसा अभी आप बैंक से लेके आ जाइए। सपोज करो ये 50,000 का बिल है, तो बैंक 500, 800, 1000 रुपये जितना भी समय आप अपने पास रखोगे बिल, उतना समय का पैसा नहीं कटेगा। जितना पैसा, जैसे आप यूँ समझो कि 19 नवंबर की जगह 19 नवंबर को इस बिल की ड्यू डेट है, आप बैंक के पास 19 अक्टूबर को पहुंच गए, तो बैंक 1 महीने के बराबर डिस्काउंट काटेगा, 1 महीने के बराबर ब्याज काटेगा। 19 नवंबर की जगह अगर आप बैंक के पास 19 सितंबर को पहुंच गए, तो बैंक 2 महीने के बराबर ब्याज काटेगा। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये है कि आप वो बिल किसी को एंडोर्स कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि अगर हमारे पास जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर हम वो किसी थर्ड पार्टी को दे दें, तो उसे कहते हैं एंडोर्समेंट, बेचान। ठीक है, एंडोर्समेंट ऑफ बिल का बेचान करना। वैसे एंडोर्समेंट विज्ञापन को भी बोलते हैं। जब कोई सेलिब्रिटी आता है, किसी कार का, किसी डाबर हाजमोला का, किसी भी चीज़ का अपने को वो चिपकाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एंडोर्समेंट होता है, उसको ब्रांड एंडोर्समेंट बोलते हैं। यहाँ एंडोर्समेंट का मतलब होता है जो हमारे पास बिल आया हुआ है वो बिल हम किसी को दे दें। और इसके अलावा आप चाहें तो बैंक से डिस्काउंटिंग ना कराएं, आप बैंक को सिंपली कलेक्शन के लिए भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो अभी का जवाब है बिल का बेचान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रिसीविंग द कैश अमाउंट बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ अ बिल इज कॉल्ड। वाओ, ये देखो क्या होने वाला है आप क्वेश्चन में। देखिए, जैसे है ना, सपोज करो 16 अगस्त को हमें बिल मिला, और ये भी हमें कहानी में समझ में आ गया कि 19 नवंबर को हमें इसका पेमेंट मिलना है। लेकिन सपोज करो 19 अक्टूबर को ऐसे ही हमने सामने वाले को फ़ोन लगाया कि भाई तेरे को याद तो है कि 1 महीने के बाद पेमेंट करना है, तो उसने कहा कि भैया तू चाहे तो अभी आके ले जा। मैंने कहा सच में? बोले सच में, मतलब वो 1 महीना पहले ही पेमेंट देने को राजी है। अगर ऐसा है तो इसे बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। वैसे तो हमारा रिटायरमेंट तो जो एज आती है उसी पे होता है, लेकिन इस चैप्टर में रिटायरमेंट ऑफ बिल का मतलब है सामने वाला अगर आपको अर्ली पेमेंट कर दे। मैं आपको बता दूं, यहाँ बैंक में नहीं जा रहे हैं, आपको जिसने 19 नवंबर कहानी में 19 नवंबर को पेमेंट देने का वादा किया था, अगर वही ड्यू डेट से पहले ही भुगतान कर देगा तो इसे कहते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल। अकाउंटिंग कैसे होती है, आप एंट्री से समझो। जैसे हमारा नाम है अंकिता, ठीक है, और सबसे पहले हमने भाविका को माल बेचा, तो एंट्री बनेगी भाविका टू सेल। ठीक है, भाविका ने उस समय कहा होगा मैं पैसे बाद में दूंगी, और तो मैंने कहा वाह ठीक है, तू तो बिल दे दे। हमने बिल बनाया, उसने बिल पे साइन किया, हम एक एंट्री करेंगे BR अकाउंट DR टू भाविका। यहाँ आपको बिल मिल गया, और इसमें लिखा हुआ नहीं कि नरेशन, ये नरेशन कहलाती है। इस नरेशन में लिखा हुआ नहीं कि कितने महीने का बिल था, पर ठीक है। इसके बाद 1 मार्च को ही हमें इसका पेमेंट मिल गया, और बैंक अकाउंट DR, रिबेट अकाउंट DR टू BR,
इसमें क्या हुआ है मैं जरा पढ़ के बताता हूँ। बीइंग रिटायरमेंट ऑफ बिल बाय भाविका 1 month बिफोर, मतलब शायद उसने कहा होगा कि मैं पैसे 3 महीने बाद दूंगी, लेकिन उसने पैसे हमें 2 महीने बाद ही दे दिए, यानी 1 महीना उसने जल्दी भुगतान कर दिया। तो इसलिए सामने वाली ने 12% के हिसाब से ब्याज काट के पैसा दिया, मतलब 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए उसे देने थे। यानी जब अपन ने उसको फ़ोन किया ना कि पैसे लेने आ जाऊं भले, तो वो आपको सामने से ये कहेगा कि हाँ पर मैं 1 महीना पहले दे रहा हूं तो मैं उसका कुछ काटूंगा पैसा। तो उसने क्या किया, 12% ब्याज काटा। मतलब देखा जाए तो आप ये हो रहा है कि हमारा ही पैसा जिसके लिए हमने उसे मोहलत दी, वो उस मोहलत का कह लो गलत फायदा उठा रहा है। पर गलत फायदा तो नहीं कहेंगे, एक बार आपने 3 महीने की क्रेडिट दे दी, अब वो आपको अर्ली पेमेंट कर रहा है, तो वो अर्ली पेमेंट के लिए कुछ लाभ उठाना चाहता है। इस लाभ को रिबेट या छूट कहेंगे। और 5,000 रुपये, 5,000 उसने काट लिए और 495,000 हमको दिए, तो हमारे पास कैश आएगा या हमारे अकाउंट में पैसा आएगा 495,000, 5,000, 5 लाख, इस तरह से एंट्री होगी। मेन टॉपिक ये था कि इसको अपन बोलते हैं अर्ली पेमेंट ऑफ बिल, रिटायरिंग ऑफ बिल। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन और, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ बिल द एक्सेप्टर डेबिट्स। तो ये पूछ रहा है कि क्या एंट्री होती है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले अंकिता की तरफ से अकाउंटिंग समझी, अब आप भाविका की तरफ से अकाउंटिंग समझो। भाविका जिसने माल परचेज किया था, पहले वो एंट्री करेगी परचेज टू अंकिता, ये तो हो गई परचेज के समय एंट्री। फिर वो बीपी देगी तो उसकी एंट्री होगी अंकिता टू बीपी, है ना। जैसे अगर आप इस चैप्टर को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक ही बार में दोनों तरफ की एंट्रियाँ करोगे। कि भाई जैसे आपने यहाँ से माल बेचा तो आप क्या एंट्री करोगे, वो वहाँ परचेज करेगी तो क्या एंट्री करेगी, हमको जब बीआर मिलेगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, और जब वो वहाँ से बीपी छोड़ेगी तो वो क्या एंट्री करेगी, जब हमें जल्दी भुगतान मिलेगा तब हम क्या एंट्री करेंगे, और जो बंदा जल्दी पेमेंट करेगा वो क्या करेगा। तो इस बीपी का भुगतान हो रहा है तो बीपी डीआर होगा, और पेमेंट करने वाला बैंक को सीआर करेगा, और चूंकि वो थोड़ा पैसा बचा लेगा, कमा लेगा, रिबेट कहलाएगी, उसे वो सीआर करेगा। तो आप दोनों तरफ की एंट्री देखोगे तो आप समझ जाओगे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि जब बिल का रिटायरमेंट होता है, जब बिल का अर्ली पेमेंट होता है, तो जो एक्सेप्टर होता है, जो क्वेश्चन की गरीब पार्टी होता है, गरीब पार्टी क्या एंट्री करता है, गरीब पार्टी एंट्री करता है बीपी अकाउंट डीआर टू रिबेट टू बैंक। तो बीपी अकाउंट को डेबिट किया जाता है, क्योंकि इसने ये पूछा था कि बताओ डेबिट किसको करेगा, तो डेबिट करेगा बीपी अकाउंट को। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि किसकी तरफ से पूछा जा रहा है और क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन में वो ये पूछ सकता था कि बताओ अंकिता क्या प्रविष्टि करेगी, इसने वैसे पूछा है भाविका क्या प्रविष्टि करेगी, वो भी पेमेंट के समय क्या करेगी, तो पेमेंट के समय वो बीपी खाते को डेबिट करेगी। तो ये इसका सही आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम मोहन इज एंडोर्स्ड बाय कृष्णा टू श्याम, देन द अकाउंट इन कृष्णाज बुक डेबिटेड विल बी। इन क्वेश्चनों में आप थोड़ा सा पॉज लेके आराम से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना कि हो क्या रहा है। इफ द एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, मोहन से जो हमें एक्सेप्टेंस यानी मोहन से जो बीपी मिला था, वो हमने मतलब हमारा नाम कृष्णा है, हमने श्याम को एंडोर्स कर दिया। वापस सुन लो, इसमें तीनों ही नाम भगवान श्री कृष्ण के हैं। थोड़ा सा जन्माष्टमी भी पास आ रही है तो थोड़ा सा धार्मिक क्वेश्चन हो गया, बट ठीक है। इसमें हुआ क्या, एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम मोहन, तो इसमें मोहन है यहाँ पे, और इज एंडोर्स्ड बाय कृष्णा, यहाँ है कृष्णा, टू किसको, श्याम। अच्छा, अब मेरे को समझ में आ गया कि सबसे पहले अब जैसे मेरी कहानी सेट हो गई ना, सबसे पहले मुझे बी आर मिला होगा, तो मैंने उस समय तो एंट्री करी होगी बी आर टू मोहन, और मोहन ने एंट्री करी होगी कृष्णा टू बीपी। ये तो तब तक श्याम पिक्चर में नहीं था। इसके बाद क्या हुआ है कि मोहन से जो हमें स्वीकृति मिली है वो कृष्ण द्वारा, यानी इस कहानी के कृष्ण हम हैं, वो श्याम को पृष्ठांकित की गई, वो हमने श्याम को एंडोर्स की है। बेचान को पृष्ठांकन भी बोलते हैं। तो अब हम एंट्री करेंगे श्याम टू बी आर। तो क्वेश्चन इसने क्या पूछा था, तो बताओ कृष्ण की पुस्तकों में कौन सा खाता डीआर होगा। एंडोर्समेंट के समय कृष्ण की पुस्तकों में श्याम का खाता डीआर होगा। किस तरह में समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, इसका आंसर श्याम है। मैं अभी आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप एक बार इस्टेब्लिश कर लोगे कि बिल कहाँ आया किधर गया, तो सबसे पहले जब बिल लिखा गया होगा और स्वीकार किया गया होगा,
जब बिल लिखा गया होगा और स्वीकार किया गया होगा तो इस तरह की एंट्री बनी होगी हमारी बुक्स में, और इसने कृष्णा टू बीपी एंट्री करी होगी। ये भाई साहब उस समय तक पिक्चर में एंट्री नहीं थे। उसके बाद जब हमने हमने जब बिल एंडोर्स किया तो एंट्री बनेगी श्याम टू बी आर, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और जब हम बिल एंडोर्स करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाँ जिसके फेवर में हम बिल एंडोर्स करेंगे वो जरूर बी आर को प्राप्त करने की एंट्री करेगा। और इसके बाद अगर बाय द वे ये बिल डिसऑनर हो जाता तब तो तबाही आ जाती। अगर ये बिल आगे जाकर डिसऑनर हो जाता तो हमने श्याम को यहाँ डेबिट किया है तो हम यहाँ उसे क्रेडिट करेंगे, हमने पहले मोहन को क्रेडिट किया था तो हम मोहन को डेबिट करेंगे। मतलब हम डिसऑनर के केस में रिवर्स एंट्रीज पास करते हैं। रिवर्स किसका? जो हमने पहले पास किया था उसका रिवर्स करते हैं। अच्छा, अगर डिसऑनर होता है तो ये बीपी को रिवर्स कर देगा और कृष्णा को भी रिवर्स कर देगा, बीपी टू कृष्णा, और नोटिंग चार्जेस की एंट्री होगी। और इसने एंट्री करी थी बी आर टू कृष्णा तो ये भी रिवर्स कर देगा तो कृष्णा टू बी आर हो जाएगा। और इसके अभी 200 रुपये लग जाएंगे, मान लो नोटेरी चार्जेस के 200 रुपये लग जाएंगे तो इसकी जेब से कैश जाएगा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताने की कोशिश की कि सर एक्स्ट्रा के चक्कर में वीडियो लंबा हो जाता है। आगे क्वेश्चन कहता है बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड पेबल आफ्टर सम पीरियड आर कॉल्ड। देखिए, जब बिल लिखा जाता है, स्वीकार किया जाता है और 2-3 समय का समय दिया जाता है तो उसे अपन मुद्दती बिल बोलते हैं, टर्म बिल बोलते हैं। उसके लिए एक इंटरनेशनली एक टर्म होती है यूसेंस बिल। तो यूसेंस बिल का मतलब होता है जब बिल के पेमेंट से पहले आपको कुछ समय का समय अवधि मिलती है, कुछ आपको क्रेडिट पीरियड अलाउड किया जाता है तो उसे यूसेंस बिल, मियादी बिल, मियाद या मुद्दत, मुद्दत तो उर्दू वर्ड हो गया, मियाद या मुद्दत, ये बिल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि एज पर द सेक्शन 12 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेन बिल? अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल आउटसाइड इंडिया। अगर एक बिल भारत के बाहर ही लिखा गया है, भारत के बाहर ही जिसका भुगतान होना है, तो ये फॉरेन बिल है। ठीक है, ये वाला बिल फॉरेन बिल है, डेफिनेट सी बात है। अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल इंडिया, चूंकि इसका भुगतान भारत में हो रहा है तो ये फॉरेन बिल नहीं है, तो इसे आप कह सकते हो ये इनलैंड बिल है या इंडिजीनियस बिल है। अ बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इसमें बिल बना तो बाहर है लेकिन इसका भुगतान भारत में रहने वाले पे होना है, तो कहीं ना कहीं से इसका भी इंडियन कनेक्शन है, तो ये इनलैंड बिल है। अ बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेबल आउटसाइड इंडिया, लेकिन इसमें बिल इंडिया में बना है, तो या तो बिल भारत में बना हो या बिल का भुगतान भारत में होना हो, तो फिर वो विदेशी बिल नहीं होगा। पहला वाला जो बिल है वो आपका विदेशी बिल है। ये क्या है टॉपिक? टाइप ऑफ बिल्स। ये टाइप ऑफ बिल आप सारे पढ़ के जाना। इनलैंड बिल यानी इंडिजीनियस बिल क्या होते हैं, फॉरेन बिल क्या होते हैं, डिमांड बिल क्या, टर्म बिल क्या, ट्रेड बिल क्या है और अकोमोडेशन बिल क्या। कि सर ये सारा हमें पढ़ना है तो आप क्या पढ़ाओगे? मैं तो भैया 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ इस टॉपिक के। मैंने हमेशा कहा है कि जब आप किसी भी टॉपिक के 25 क्वेश्चन तैयार करते हो तो आपको 1% कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जब आप उस क्वेश्चन के 250 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको 10% कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और अगर आप उसके 2500 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको 100% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन चलो 2500 क्वेश्चन की करने की ज़रूरत नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज के अगर आप 100-150 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो डेफिनेटली अगर एक सब्जेक्ट होता है तो एक सब्जेक्ट के कम से कम 2500 क्वेश्चन, लेकिन एक टॉपिक ही है तो कम से कम 200 क्वेश्चन आप लगा लोगे तो डेफिनेट आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसीलिए हम हमारे प्रैक्टिस सेट जो हमारे ऐप पे अवेलेबल है उसे लगातार सजेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमारा इससे ही काम चल जाएगा तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप कोई कसर नहीं रखना चाहते, आपको बाद में जाके समझ में आएगा कि थोड़ा पैसा बचाना बाद में कितना महंगा पड़ जाता है जब आप पढ़ाई के साथ करते हैं। तो कहा तो ये जाता है कि चोरी करो, भीख मांगो, लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो। मतलब इन द सेंस आपको पढ़ाई के लिए पैसे लगाने पड़े तो चोरी भी करनी पड़ जाए, भीख भी मांगनी पड़ जाए, ठीक है, वो अगर आपने वो पैसा पढ़ाई में लगा दिया तो वो सारा आपका वसूल हो जाएगा। खैर, ये आपको लगेगा कि मैं आपको बहलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और आपके साथी
आपसे आगे निकल जाएंगे तो खैर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881? एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन हिंदी, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ये NI से कवर होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से कवर होता है। अ प्रोमिसरी नोट ड्रॉन इन उर्दू, लैंग्वेज में मत जाओ, हिंदी उर्दू से कोई मतलब नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज NI में कवर होता है, प्रोमिसरी नोट भी NI में कवर होता है। अ चेक रिटर्न इन इंग्लिश, ये भी NI में कवर होता है। अ शाह जोग हुंडी रिटर्न इन गुजराती, तो गुजराती से प्रॉब्लम नहीं है, हुंडी, हुंडी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है लेकिन ये ऑफिशियली नहीं है। ऑफिशियली 3 ही इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट माना गया है, हुंडी इज नॉट इन देम। तो क्या होता है हुंडी? देयर आर मैनी अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हुंडी is one of the most commonly used in indigenous instruments written in local language of the people. There are 2 types of hundis, दर्शनी हुंडी, मुद्दती हुंडी, और फिर मुद्दती हुंडी के भी ये इतने सारे प्रकार हैं। ठीक है, चूंकि अपना टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज है तो इस पर अपन ज़्यादा अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑन रिसीविंग द रिटर्न गुड्स फ्रॉम द बायर द सेलर सेंड्स, वेल ये भी ये अच्छा, कई बार क्या होता है जैसे अपने बिल ऑफ एक्सचेंज के क्वेश्चन चल रहे हैं तो अपने को लगता है कि हर किसी का आंसर बिल ऑफ एक्सचेंज के आसपास होगा, लेकिन ये रूटीन क्वेश्चन है। रूटीन क्वेश्चन में यूँ समझो कि एक होता है एस और एक होता है बी। यहाँ एस से मतलब है सेलर, बी से मतलब है बायर। तो जब सबसे पहले हम माल बेचते हैं, क्योंकि इसमें तो क्रेडिट नोट डेबिट नोट में तो बहुत सारे आए दिन मुझे समझाने पड़ते हैं। अच्छा, हमने जब बी को माल बेचा, बायर को माल बेचा, तो हम एंट्री करते हैं बायर टू सेल्स। ठीक है, ये हम 40 से आगे एंट्री करते हैं हम। यहाँ से जो बी है वो परचेज की एंट्री करता है, परचेज अकाउंट DR टू एस। यहाँ तक बच्चे को पूरा समझ में आता है कि सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब आप सपोज कीजिए कि आपने उसको 40,000 का माल बेचा, वो आपको वहाँ से, पहला रीज़न मैं लिख रहा हूँ, वो वहाँ से आपको 2,000 का माल वापस करता है, सामने वाला आपको 2,000 का माल वापस करता है, तो आपको कुछ इस तरह की एंट्री करनी पड़ेगी, सेल्स रिटर्न टू बी। आपको ये एंट्री करने के लिए क्रेडिट नोट तैयार करना होगा, चूंकि आप उसको क्रेडिट देना चाहते हो। बस मैं अब इसी बिंदु पे रहूँगा, चूंकि आप सामने वाले ने माल लौटाया है, इस वजह से आप उसको क्रेडिट देना चाहते हो, तो आप एक क्रेडिट नोट तैयार करोगे, तो इसकी एंट्री ये होगी। अब दूसरी वजह बताता हूँ। सपोज़ करो हमने उसको माल बेचा, वहाँ से उसका फ़ोन आया कि साहब आपने क्या माल भेज दिया, ये तो बेकार माल है, ये तो है ना, आपने घटिया वाला माल भेज दिया। फिर मैंने भी कंफर्म किया तो मेरे को पता चला हाँ यार मैंने उसको सही में घटिया वाला माल भेज दिया। तो मैंने इसको कहा, बी को कहा कि आप बुरा मत मानो, ये माल थोड़ा सा कम क्वालिटी का आ गया है, मैं 5,000 कम कर देता हूँ, मैं 5,000 कम कर देता हूँ। यानी आप पूरा लॉट मत भेजो, आपके पास माल रहने दो, ये माल 40 का नहीं है, ये 35 का है, मैं 5,000 कम कर देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, सामने वाले को क्रेडिट करना है। तो सामने वाले को क्रेडिट करना है तो आपको उसे क्रेडिट करने के पर्पज़ से क्रेडिट नोट भेजना होगा। तो क्रेडिट नोट भेजने का मेन जो मकसद होता है वो होता है कि जब हम सामने वाले को क्रेडिट देना चाहते हो तो क्रेडिट नोट बनाते हैं। क्रेडिट हम क्यों देना चाहेंगे, तो अगर उसने हमें माल वापस कर दिया, तो गलती से हमने बिल ज़्यादा राशि का बना दिया, तो माल हमने घटिया क्वालिटी का भेज दिया, तो माल सामने वाले को टूटी फूटी अवस्था में मिला है, तो उस वजह से हम उसको क्रेडिट देते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि अगर इसमें तो कहानी सिंपल बताइए कि बायर ने हमें माल वापस कर दिया, तो सेलर अब उसे क्या भेजेगा। तो सेलर, देखो जब हमने उसे माल बेचा था तो उसे हमने इनवॉइस भेजा था। जब हमने उसे शुरू में माल बेचा होगा तो हमने एज अ डॉक्यूमेंट उसे, सोर्स डॉक्यूमेंट हमने उसे इनवॉइस भेजा होगा, और जब वो वहाँ से माल वापस करेगा तो हम उसे क्रेडिट नोट भेजेंगे, क्रेडिट नोट, है ना। चलिए, डी इसका आंसर होगा। ठीक है, ये कहानी आप पढ़ लेना अच्छे से कि क्रेडिट नोट में क्या क्या होता है और कब क्रेडिट नोट और कब डेबिट नोट भेजा जाता है। अच्छा, नोटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोटिंग चार्जेस आर अल्टीमेटली बॉन्ड बाय। तो अब तो हमें पूरी कहानी रामायण सब समझ में आ गया है कि अगर राम ने लक्ष्मण को माल बेचा और लक्ष्मण ने बिल दिया था, हमने बिल ड्रॉ किया था और लक्ष्मण ने बिल एक्सेप्ट किया था, और बाद में अगर देय तिथि पे
लक्ष्मण बिल का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उस समय तो जो बिल का होल्डर होगा वो नोटिंग चार्जेस दे देगा, लेकिन अल्टीमेटली इसका भुगतान इसे करना पड़ेगा। जो ड्रॉई होगा या कहें एक्सेप्टर होगा, उसे अंततः बिल का भुगतान करना पड़ेगा। ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ राम राम्स, ये राम्स है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी है। इफ राम्स एक्सेप्टेंस विच वाज एंडोर्स्ड बाय अस इन फेवर ऑफ सलीम इज डिसऑनर्ड देन द अमाउंट विल बी डेबिटेड इन आवर बुक्स टू। तो कहानी में आप थोड़ा समझ लीजिए, एक राम नाम आ रहा है, एक हमारा नाम आ रहा है और एक सलीम आ रहा है। आपको इनको पत्तों को बिल्कुल ढंग से जमाना है कि राम कौन है, कहाँ है, हम कहाँ हैं। इफ राम्स एक्सेप्टेंस, राम ने स्वीकृति दी थी, विच वॉज एंडोर्स्ड बाय अस, जो हमने सलीम को दे दी थी। तो मुझे अब समझ में आ गया कहानी में कौन कहाँ है। यहाँ हम हैं और यहाँ राम है और यहाँ थर्ड पार्टी सलीम है। हुआ क्या होगा? हुआ ये होगा कि हमें एक बीआर मिला होगा राम से, और जिसके लिए राम ने, जैसे मेरा नाम वी है तो वी टू बीपी एंट्री करी होगी, है ना। हमें बीआर मिला होगा, इसने बीपी दिया होगा। उस समय तक सलीम पिक्चर में नहीं था, एंड दैट्स ये जो राम की एक्सेप्टेंस है वो हमने सलीम के फेवर में दे दी थी। तो हमने फिर एंट्री ये करी होगी, सलीम टू बीआर, ये हमने एंट्री करी होगी। और सलीम को वो बीआर मिला होगा तो उसने बीआर टू हमारा नाम लिखा होगा, अब यहाँ तक सब ठीक चल रहा है। इसके बाद क्या होगा? इफ राम्स एक्सेप्टेंस विच वाज एंडोर्स्ड बाय अस इन फेवर ऑफ सलीम इज डिसऑनर्ड। अब ये डिसऑनर हो गया। ओ भाई साहब, तबाही हो गई। अब तो ये बिल डिसऑनर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बिल सलीम को पकड़ाया था, लेकिन बिल का पेमेंट सलीम को नहीं मिला। तो सब लोग रिवर्स एंट्री पास करेंगे। तो मैं सलीम को क्रेडिट करूँगा और राम को डेबिट करूँगा, यानी सलीम उल्टा राम उल्टा, दोनों को उल्टा लटका दूंगा। ये भी उल्टी एंट्री करेगा बीपी टू वी, और ये भी उल्टी एंट्री करेगा वी टू बी आर। अब ये किसकी पुस्तकों में पूछ रहा है तो बताओ। देन द अमाउंट विल बी डेबिटेड इन आवर बुक्स, हमारी बुक्स में क्या होगा? तो हमारी बुक्स में इसका जिम्मेदार राम कहलाएगा, हम राम को डी आर करेंगे। तो इसका आंसर ए आएगा, राम डी आर होगा। ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा सुन लेना, रिमाइंड करके आ जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन जस्ट देखें कितना पढ़ाई कर रखी है आपने। एन एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट इज वन, एक अस्पष्ट साधन किसे कहेंगे? तो देखो, अगर किसी बिल में किसी बिल की लैंग्वेज ऐसी है, किसी इंस्ट्रूमेंट की लैंग्वेज ऐसी है कि आपको पता नहीं लगे कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज है या प्रॉमिसरी नोट है, उसमें आदेश दिया जा रहा है या वचन दिया जा रहा है, आपको पता ही नहीं चले, तो वो कहलाएगा एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, अस्पष्ट साधन। सेक्शन 17 में इसके बारे में बताया गया है। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे परिस्थितियों के अनुसार बिल ऑफ एक्सचेंज भी माना जा सकता है, प्रॉमिसरी नोट भी माना जा सकता है। ये बहुत पुराना एक्ट है, 1881 का एक्ट है, इसलिए इनको उस जमाने में होता होगा कि कुछ ऐसी लैंग्वेज हो जाती हो। तो लिखा है वेयर एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्ट्रूड आइदर एज अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, द होल्डर मे एट हिज इलेक्शन ट्रीट इट एज आइदर एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल बी thenceforward treated accordingly। ये किसके बारे में लिखा है? एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा है। धारा 17 में इसके बारे में बताया गया है। होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एक ऐसा विपत्र जिसे या तो विनिमय पत्र या वचन पत्र के रूप में माना जा सकता है, वो अस्पष्ट साधन कहलाएगा। वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपको चीज़ें, टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। आप अपना चैप्टर कोई भी ऑन डिमांड हमें भेज सकते हैं। मैं डेफिनेट कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो बना के उसके थोड़े कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर करने की कोशिश करूँ। बाकी टैलेंट को हमेशा बीट करता है हार्ड वर्क। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस आपको मिलती चली जाएगी। एज सिंपल एज दैट, डोंट कॉम्प्लिकेट दैट। आप पढ़ाई कीजिए, जब आप सच्ची में मेहनत करेंगे ना, आपको अंदर से आने लग जाएगा कि यस, मैं सफल होने वाला हूँ। बाकी आप टाइम पास करेंगे, बहानाबाजी करेंगे तो फिर कुछ नहीं होना। अभी तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी कुछ नहीं होगा। और अगर आप तरीके बदलोगे, मेहनत करोगे तो डेफिनेट किस्मत बदलेगी।